तो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया था, आपको 20 नंबर तक जो है कि कंप्लीट रूप से बतला दिया था। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए कहता क्या है, कहता निम्न में कौन पोषण की विधि है। ध्यान से देखिएगा, कहता पोषण की कौन विधि है, समझिए। पहला स्वपोषण, ये बोल रहा है। दूसरा दिया गया श्वसन, तीसरा परपोषण, चौथा देखो ए और सी दोनों, यानी ये भी और ये भी। तो भाई हम बता देना चाहते हैं कि ए और सी दोनों होगा। कैसे? एक तो आप पहचान सकते हैं कि इसमें भी पोषण है, इसमें भी पोषण है, इस प्रकार से। एक क्या हुआ कि जानने के लिए कि पोषण यानी भोजन कौन बनाता है। एक भोजन स्वपोषी पोषण बनाता है, नहीं पेड़ पौधा बनाता है ना, जो पेड़ पौधा बनाता है स्वयं भोजन। और एक क्या करता है, परपोषण, यानी कि पराया जीव से ये भी अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये पोषण आपका स्वपोषण हो जाएगा और परपोषण हो जाएगा, ध्यान में रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो चलिए आगे देखिए क्या कहता है, कहता पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, ठीक है, इसका मुख्य काम क्या है। तो ऑक्सीजन मुक्त करना है। ये मेरे भाई ये बिल्कुल नहीं होगा, ऑक्सीजन मुक्त करना, या ऑक्सीजन को मुक्त नहीं करता है, ध्यान में रखना है। देखिए पर्णहरित क्लोरोफिल का काम बताना क्या। एक कहे कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, एक है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करना, एक है जल अवशोषित करना। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अपनी ओर अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है कौन? पर्णहरित यानी हरित लवक। क्लियर है? तो चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। कहता बता दो रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं, यानी रसायन स्वपोषण के अंतर्गत कौन आता है। पहला दिया गया हरे पौधे, दूसरा दिया है कवक, तीसरा हरित बैक्टीरिया, चौथा शैवाल। रसायन बोला तो ये हरे पौधे तो स्वपोषण है, ये रसायन में नहीं आएगा, ये नहीं होगा। कवक भी आपका नहीं होगा, ये तो मृतजीवी पौधे के मृतजीवी पोषण का एक उदाहरण है ना। हरित बैक्टीरिया, राइट आंसर ये हो जाए, क्योंकि ये कह रहा है कि बैक्टीरिया बोला, अहरित यानी हरा नहीं है, बैक्टीरिया हालांकि हरा नहीं है, तो बोला अहरित बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया। और शैवाल तो एक कोशिकीय जीव है, ये भी नहीं होगा। तो रसायन स्वपोषण के अंतर्गत आता है बैक्टीरिया। क्लियर है? ये बात ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है, यानी कि परजीवी पादप का क्या उदाहरण है ये आपको बता देना। तो पहला बैक्टीरिया, दूसरा कवक, तीसरा विषाणु, फिर दिया है कशकुटा। सबसे पहले जानिए पादप का मतलब होता है पौधा, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। ठीक है, तो उसी का उदाहरण परजीवी मतलब पराया जीव से, जो वैसे पौधा का नाम बताओ जो पराया जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो बैक्टीरिया तो पराया जीव होगा नहीं, कवक भी तो ये कवक तो पौधा है नहीं, है ना, कवक तो पौधा है नहीं, जीव विषाणु तो भी होगा नहीं, तो कशकुटा होगा। तो कशकुटा का दूसरा नाम है आपका अमरबेल। अमरबेल ये तो आप जानते हैं, अमरबेल पौधा ऐसे होता है जैसा रेटिन लिखा रहा है ना, पीला पीला करके, ये गाछ के ऊपर जो है लत के तरह बहुत सारा रहता है। तो ये आपका कशकुटा ही हो जाए। कशकुटा का में क्या बोलते हैं हिंदी में? अमरबेल। ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पे 25 से होगा ना। चलिए यहाँ देखिए, कहता प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, यानी प्राकृतिक में ऑक्सीजन कैसे संतुलन होता है। एक दिया गया संयोजन क्रिया, एक दिया गया प्रकाश संश्लेषण, फिर दिया गया अपघटन, फिर दिया गया नहीं। तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण से होता है। क्यों भाई? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो पेड़ पौधा क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण बनाता है, भोजन बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो इसी न हुआ ऑक्सीजन का आदान प्रदान, यानी संतुलन कौन बनाता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण से होता है। क्लियर है? तो चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता बता आंत्र रस कहाँ से स्रावित होता है। तो आंत्र रस आपका छोटी आंत से स्रावित होगा, बस आंत्र रस छोटी आंत से स्रावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता बता दो पीत कहाँ से स्रावित होता है। तो मेरे भाई ये जो पीत है ना, पीत आपका जो है लीवर से स्रावित होता है। किससे? लीवर से। और लीवर को ही हिंदी में बोलते हैं यकृत। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी यकृत। क्लियर है? ये पीत कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि बता पीत इस भोज्य पदार्थ का विखंडन, कहता है पीत किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। तो पीत वसा का विखंडन करता है। वसा जो है कि जटिल पदार्थ होता है, वसा जो कि पूरा जटिल रहता है, इसका ये विखंडन कर देता है। क्या कर देता है? खंडित कर देता है।
पित्त का कम क्या है, वसा को, जो चीज़ हम खाते हैं ना तेल वाला चीज़ में आपका वसा पाया जाता है, तो तेल वाला चीज़ समोसा, कचरा, मीट, मछली, जो भी चीज़ खाते हैं उसमें वसा पाएगा, तो उसी वसा को क्या करता है ये पित्त का कम क्या है, विखंडित कर देना। क्लियर, ये विखंडित कर देता है। और देखिए विखंडित करने के बाद कहाँ जाता है ये देखिए। चलिए नेक्स्ट 28 यानी 29 सिद्ध होगा ना। देखिए पे कहता है पायसीकरण क्या है, तो देखिए पायसीकरण क्या है, तो वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स रूपांतरण करना, यानी रूपांतरण में परिवर्तित कर देना। तो मेरे भाई हम बता देना चाहता है पायसीकरण देखिए ये जो यकृत है, यकृत जो है, तो यकृत यानी लीवर क्या करता है, वसा के जटिल वसा को क्या करता है, इसको वसा का पाचन करता है, खंड कर देता है, विखंडन कर देता है। और वे जो विखंडन होता है तो पायसीकरण अब क्या करता है, वही वसा के जटिल जो अणु है, छोटे छोटे कण, उसको सरल ड्रॉपलेट्स में क्या करता है, बदल देता है। क्लियर है, तो पायसीकरण क्या करता है, वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में क्या करता है, बदल देता है। ये आपको याद रख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, जठर रस की अम्लीयता किसके कारण होता है। कहता है जठर रस जो कि अम्लीयता जो है ना, अम्लीयता जो है ये किसके कारण होता है ये बता दो। तो जठर रस की अम्लीयता जो है कि आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होता है, जिसको हम बोलते हैं HCl अम्ल भी, HCl बोलते हैं, क्या बोलते हैं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या होता है, जठर रस की अम्लीयता। जठर रस जो अम्ल होता है ना ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन क्या होता है। कहता है मृतजीवी जो मर गया है जो, उसमें भोजन का पाचन कहाँ होगा, तो कोशिका के बाहर। राइट आंसर आपका ए ही हो जाएगा, क्योंकि कोशिका के बाहर जो मर गया कोशिका के बाहर। ठीक है, तो जो मर गया ना, मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन जब होगा तो कोशिका के बाहर होगा, ये आपको याद रख लेना चाहिए, है ना। चलिए आइए, तो मृतजीवी आप देखिए आगे देखिए क्या कहता है। कहता अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है, तो अमाशय से HCl अम्ल स्रावित होता है। कौन सा अम्ल, HCl, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, यहाँ पे देखिए कहता प्रांकुर यानी विलाई का मुख्य कार्य क्या है। तो विलाई का मुख्य कार्य क्या है, भोजन पदार्थ, भोज्य पदार्थ का पाचन, ये दिया गया भोज्य पदार्थ का पाचन, फिर पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण, फिर भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण, फिर जगह इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रांकुर यानी कि विलाई का कार्य जो है कि पाचित भोज्य पदार्थ का क्या होता है, अवशोषण करता है। जो पच जाता है ना उसी का क्या करता है, अवशोषण करता है। विलाई जो है कि आपका क्या है, एक अंकुर के तरह, ये ढेर सारा, ये जो कांघी के तरह रहता है, बहुत सारा रहता है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो हम बता देना चाहते हैं कि ये जो हम बतला रहे हैं अब ये आपका पोषण चैप्टर चल रहा है, इनमें से जो भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा वो हम क्लियर करके बता रहा हूँ। यदि आप अच्छी प्रकार से लर्न कर लेते हैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि एग्जाम हॉल में जो प्रश्न आएगा आपका जो भी आएगा उसमें से आपका जो है कि छूटेगा ही नहीं, और एक्स्ट्रा आपको नॉलेज होगा, वो एक्स्ट्रा भी मार्क्स दीजिएगा, ध्यान रखना। कहता निष्क्रिय, देखिए कहता निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है। तो ये भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही क्या करता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल का कार्य है। क्लियर है। तो आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये देखिए यहाँ पे 35 नंबर होगा, नहीं देखिए यह लाल इसमें आ गया, कोई दिक्कत नहीं। पाचन का उद्देश्य क्या है, तो पाचन का उद्देश्य क्या है, कहता है भोजन के जीवित, कहता है पाचन का उद्देश्य भोजन के जटिल तत्वों का सरल तत्वों में विखंडन। बहुत अच्छा, ये भी पाचन का उद्देश्य है, जटिल जो है उसको क्या करना, सरल। दूसरा सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण, ये भी ठीक है, ये भी सुचारू अवशोषण होना। भोजन से ऊर्जा प्राप्ति, ये भी होना, यानी कि ये भी तीनों, इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसका आंसर इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता भोजन, कहता है सॉरी देखिए, कहता है छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है। छोटी आंत में जो पूर्ण रूप से भोजन पच जाता है उसको क्या कायम कहते हैं, या काइलोमाइक्रॉन कहते हैं, या फिर चाइल्ड कहते हैं, या फिर कोई नहीं है। तो आंसर नंबर का सी होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी चाइल्ड कहते हैं। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन चाइल्ड कहलाता है। छोटी आंत में जो पच जाता है भोजन उसका नाम क्या है, चाइल्ड। क्लियर है। तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए पे कहता है कि दंत अक्षरण क्या है, दंत अक्षरण क्या है।
तो दंत अक्षरण का दांत का टूटना है, या डेंटिन और इनामेल का मृदुकरण है, या फिर दांत की सफाई करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी डेंटिन और इनामेल का मृदुकरण करना। दंत अक्षरण यानी दंत का झड़ने का कारण क्या है, इनामेल को क्या कर देना, मृदुकरण, मृदुकरण यानी मुलायम कर देना, मुलायम कर देना। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि बताओ दांत के इनामेल का मृदुकरण कैसे होता है। अभी तो मृदुकरण, तो दांत के इनामेल को मृदुकरण कैसे होता है, तो जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। तो जीवाणु कैसे उत्पन्न होता है, तो जो चॉकलेट खाते हैं, क्या खाते हैं, चॉकलेट जो खाते हैं ना, तो चॉकलेट में बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। यही बैक्टीरिया इनामेल, क्या चीज, इनामेल यानी दांत के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। इसी को क्या कर देता है, मृदुकरण, यानी यहीं पे ये क्या करता है ना, ये जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल, यानी कि छोटे छोटे भोजन का क्या चीज, अणु जो है, ये दांत के इनामेल के ऊपरी सतह पर जाकर के बैठ जाता है, और ये क्या कर देता है, दांत के इनामेल को मृदुकरण कैसे हो जाता है, तो जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से क्या आ जाता है, ये दांत के इनामेल को मृदुकरण यानी मुलायम कर देता है। क्लियर है। अगला देखिए, वही क्वेश्चन है, कहता है दंत प्लाक कैसे बनता है। तो दंत प्लाक कैसे बनता है भाई, दंत प्लाक यानी कि कोई भोजन खाए, छोटा कण खाए, है ना, भोजन का छोटा छोटा अणु क्या हुआ, ये दांत में जो खोल रहता है, इसमें क्या करता है ना, जम जाना, बाहर नहीं निकले, यानी प्लक लग जाना। प्लक यानी कुंजी यानी वहां से बाहर नहीं लाना, ताला चाबी लग गया, स्टॉप, तो वो इसी को दंत प्लाक कहते हैं। तो ये कहाँ होता है, तो मुंह, देखिए लिखा है मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणु से, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुंह के खाद्य कणों और जीवाणु से जो है कि दंत प्लाक होता है, यहीं पे दंत लगता है। जब दंत प्लाक होने का कारण क्या है, जब खाए वो सही से ब्रश नहीं किया, उनमें से जो बच गया, रह गया, जम गया, तो वो दंत प्लाक कहला जाएगा। क्लियर है। तो आइए लास्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो पेप्टिक अल्सर कहाँ होता है, देखिए आमाशय जान रहे ना, आमाशय जो है, तो आमाशय, तो कहता है आमाशय में जो कि आपका जो है कि बहुत लंबे समय तक भूखे जो रहता है ना, तो वहाँ आमाशय में एक घाव हो जाता है। मेरे भाई क्या जाता है, घाव हो जाता है, और इसी घाव का नाम क्या है, पेप्टिक अल्सर। तो बहुत देर तक भूखे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए सी दिया गया, लंबे समय तक भूखे रहने से। तो लंबे समय तक जो भूखा रहता है उसको पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर कहाँ होता है, आमाशय में लंबे समय तक भूखे रहने से घाव होता है, और इसी घाव का नाम क्या है, पेप्टिक अल्सर है। तो आई होप आज का भी आपका 20 प्रश्न जो है कि अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इससे आगे लेकर के। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, और हाँ यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट दिन मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।